पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। महाराष्ट्र की राजनीति में खूब बयानबाजी हो रही है और इस बीच में राज ठाकरे के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है। राज ठाकरे ने अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में है। राज ठाकरे का एक बयान है जिसकी वजह से उन्हें राहुल गांधी से तुलना किया जा रहा है कि राहुल गांधी भी अदानी को घेरते रहे हैं और अदानी के नाम से मोदी सरकार पर हमला करते रहे। और ऐसे ही उद्धव ठाकरे के सामने राज ठाकरे ने अदानी का जिक्र कर सरकार को घेरा और इसके बाद इनकी खूब चर्चा होने लगी। राज ठाकरे ने मैप के जरिए समझाते हुए कहा कि देश के सभी एयरपोर्ट और पोर्ट गौतम अदानी के कंट्रोल में। राज ठाकरे ने अदानी के मालिकाना हक वाले प्रोजेक्ट की लिस्ट भी पढ़ी और राज ठाकरे ने अदानी को मिले वेंचर्स की आलोचना की। उन्होंने अदानी के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की और एक आम आदमी पर इतनी मेहरबानी क्यों, सरकार से ऐसा सवाल भी पूछा। तो पहले राज ठाकरे ने जो कुछ कहा है वो बयान सुनिए। हे फक्त 10 वर्षातले जगामध्ये असा एकही माणूस नसेल जो 10 वर्षामध्ये इतका श्रीमंत झाला। मला कुठच्या उद्योगपतीने उद्योग करू नये या मताचा मी नाहीये, इतका दळभद्री विचार माझा नाहीये। पण या देशामध्ये इतके उद्योगपती असताना एका माणसावरती इतकी मेहरबानी या देशामध्ये होते मी जगात तर दाखवतच नाही अजून। यह सवाल ठीक वैसा ही था जैसे कांग्रेस से राहुल गांधी मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं कि सिर्फ एक आदमी पर इतनी मेहरबानी क्यों। राहुल गांधी ने अदानी पर जो हमला करते हुए और अदानी के जरिए जो मोदी सरकार को घेरा वो भी बयान सुनिए। अदानी जी, ये मत सोचिए कि अदानी जी सरकार बदलने से हट जाएंगे, नहीं। मगर जिस तरीके का मोनोपोलाइजेशन हिंदुस्तान में हो रहा है और अदानी जी उसके सिंबल हैं, सबसे बड़े सिंबल हैं एंड बिल्कुल ब्लेटेंट सिंबल हैं, उससे देश को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। उससे हमारी डेमोक्रेसी टूट रही है, हमारे लोगों का पैसा चोरी हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार और बीजेपी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो डायरेक्टली लिंक्ड है इनके साथ। बट चुनाव जीतने से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए और दवाई देनी पड़ेगी। 20 साल बाद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सत्ता के लिए ठाकरे ब्रदर्स एक साथ हैं और एक मंच पर आए और इस ऐतिहासिक मौके पर राज ठाकरे अपने भाषण के शुरुआत में ही इमोशनल होते दिखे। राज ठाकरे ने कहा कि आज ज्ञान देने वाले बाबा साहब और उनके माता पिता को यहां होना चाहिए था। मैं बाला साहब के साथ इस मैदान में कई बार आया हूं और इन यादों को याद करते हुए राज ठाकरे इमोशनल हो गए। इमोशन एक तरफ और राज ठाकरे का बयान दूसरी तरफ। जितनी सरलता से राज ठाकरे इमोशनल हुए उतनी ही कठोर हिंदी भाषी लोगों के लिए हो गए और उन्होंने एकता, मराठी एकता का आह्वान करते हुए भाषा, जमीन, पहचान पर खतरा बताया। उत्तर प्रदेश, बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं लात मारूंगा। राज ठाकरे का सीधे तौर से हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ ये बयान। हा धोका काय होता ना बाबांनो, मी फक्त वेळ कमी आहे परंतु मी आपल्याला एक धोका हा किती वर्षांपूर्वी आमच्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी, आमच्या बाबासाहेबांनी मांडलेला तुम्हाला फक्त एक गोष्ट वाचून दाखवतो जी मी 2008 ला वाचून दाखवली होती। बाबासाहेबांनी काय त्यावेळेला मांडलं होतं हे तुम्हाला आज कळेल मी काय सांगतोय तुम्हाला ते। उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून हे बघा, हे पुस्तक आहे भाषिक राज्य पुनर्रचना मीमांसा, आपल्याला कुठे मिळालं तर आपण जरूर वाचा।
उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून राज्य पुनर्निर्माण मंडळाने केवळ तौलनिक विषमता निर्माण केली एवढेच नव्हे, तर उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताचे दोन तट निर्माण केले. उत्तर भारतात हिंदी भाषेचं प्राबल्य आहे, उलट दक्षिण भारतात हिंदीशी संबंध नसलेल्या भाषा बोलल्या जातात. मला खरं तर आपल्याला सांगायचं आहे की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही. यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे. हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे. माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू. शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ने भी एक बयान दिया कि बीजेपी को हम नहीं चाहिए, क्योंकि मुंबई वाले नहीं चाहते कि बीजेपी सत्ता में आए. राष्ट्रवादी उनका झूठा है. नीतियां नेशन फर्स्ट की नहीं, करप्शन फर्स्ट की रही है बीजेपी की. वैसे तो राज ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर उद्धव ठाकरे के साथ आए हैं, लेकिन गठबंधन की बात करें तो महाराष्ट्र में महानगर पालिका में कौन किसके साथ चुनाव लड़ रहा है, इस पर आम लोग भी काफी कंफ्यूज्ड हैं. आमतौर पर देखा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से दो गठबंधन बना, एक महायुति और दूसरा महाविकास अघाड़ी. लेकिन महानगर पालिका में दोनों ही गठबंधन के सहयोगी तीसरा मोर्चा खोलकर मैदान में है. एक दूसरे के विरोधी रहे अजीत पवार, शरद पवार पुणे में साथ हैं. ठाकरे ब्रदर्स कांग्रेस के साथ कहीं है तो कहीं कांग्रेस वीबीए के साथ. और अपने स्पीच के आखिरी में राज ठाकरे कहते हैं कि ये मराठी लोगों का आखिरी चुनाव है, और अगर आप आज वोटिंग मिस करते हैं तो इसे पक्के हार समझिए, और अगर ये शहर आज आपके हाथ से उनके हाथ में चले गए तो कल आप किससे शिकायत करेंगे. राज ठाकरे ने यह भी कहा है कि आज मैं दूसरी पार्टियों के मराठी लोगों से भी अपील करता हूं कि वह सब छोड़ो, मराठी लोगों के लिए एक हो जाओ, और इस मुंबई के लिए एक हो जाओ, इस महाराष्ट्र के लिए एक हो जाओ. राज ठाकरे ने कई सारे बयान दिए जिसमें कहा कि इतने सालों की परंपरा से, इतने लोगों की तपस्या से यह मुंबई महाराष्ट्र को मिली थी. हमारे 107 शहीद हुए, और अगर यह मुंबई चली गए तो मूर्तियों का क्या मतलब रह जाएगा. राज ठाकरे इतने पर ही नहीं रुके. राज ठाकरे ने अपील भी की कि लापरवाही मत अपनाओ, लापरवाह मत बनो, ईवीएम मशीनों पर नजर रखो, और सुबह 6 बजे ही जो वोटिंग सेंटर है वहां पहुंचने की बात की. इस बीच में राज ठाकरे ने बताया कि मुंबई पर आए संकट की वजह से दोनों भाई एक साथ आए, और श्रीकांत ठाकरे, बाला साहब ठाकरे और उनकी मां ऊपर से हमारी लड़ाई देख रहे होंगे. राज ठाकरे ने एक बड़ी मीटिंग में कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 साल बाद गठबंधन करते हुए कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, कुछ नाराज थे या फिर कुछ अलग रास्ता अपना लिए. उन्होंने साफ किया कि उनका किसी को दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए माफी मांगते हैं. अब बीएमसी चुनाव की बात करें तो बीएमसी समेत महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी. 16 जनवरी को परिणाम आएगा. मुंबई नगर निकाय के 227 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन और शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच में सीधा मुकाबला होगा. यह स्थिति इसलिए भी मजबूत बनी है कि कांग्रेस और वीबीए गठबंधन ने इन सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा. कांग्रेस ने अब तक मुंबई में 143 उम्मीदवारों की घोषणा की. वीबीए के 46 सीटों पर चुनाव लड़ने और वामपंथी दलों, राष्ट्रीय समाज पार्टी सहित अन्य सहयोगियों को 6 सीटें दी गई है. यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 195 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, और इससे 32 सीटें बिना तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार की रह जाती है, जिससे वोटों का बंटवारा नहीं होगा. तो कुछ सीटों का जो बंटवारा है इस तरह से हुआ है. अब देखना यह होगा कि 15 जनवरी को जब यहां वोटिंग होगी और 16 जनवरी को परिणाम आएगा, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद जो एक मंच पर आए हैं, एक साथ आए हैं, इसका मराठी मानुष, मराठी वोटर्स और महाराष्ट्र के राजनीति में कितना असर पड़ता है. क्योंकि जो बीएमसी का जो चुनाव है, इसमें अगर बात करें तो ये 2017 के बाद पहली बार हो रहा है. 2022 में होना था, लेकिन कुछ इस पर असमंजस थी और कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी थे, और इस वजह से नहीं हो सका था. लेकिन अब ये चुनाव हो रहा है, तो कितना असर होगा और किसे फायदा होगा ये भी देखना जरूरी है. कुछ आएगा तो हम आपको इस पर अपडेट जरूर बताएंगे. फिलहाल इस पर पूरी जानकारी हमने जो आपको दी है, कोई अगर राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और देखते रहिए न्यूज़ तक.